माइकल वर्सेस ससुराल में बहू की जिंदगी। अरे नहीं, मुझसे तो रंगीन कपड़ों पर ब्लीच गिर गया। अब मैं क्या करूं? अगर मामी ने यह सब देख लिया तो क्या होगा? रानी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। वहीं गलती से उसके हाथ से ब्लीच की बोतल गिर गई और सारा ब्लीच फर्श पर गिर गया। वहां कुछ छींटे पास में रखे कपड़ों पर आ गिरी। रंगीन कपड़ों पर फैली ब्लीच की छींटों को देखकर राधा के हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। रानी ने कांपते हाथों से कपड़ों को समेटना शुरू किया कि तभी उसकी मामी कामिनी वहां आ गई। अरे ओ नौकरानी, पूरा दिन कपड़े धोने में ही लगा दोगी क्या? खाना कौन बनाएगा? हाँ, सुबह से कपड़े धो रही है, अभी तक कपड़े धुले नहीं। मामा माँ जी, मैं अभी 2 मिनट में कपड़े धोकर खाना बना दूंगी। अभी पहले खाना बना फिर कपड़े धोना। मेरे बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही है, चल जल्दी से बना। हे भगवान, मेरा सारा ब्लीच गिरा दिया और रंगीन कपड़े भी खराब कर दिए। क्यों री करमजली, तू यहां कपड़े धोने आई थी या मेरी चीजों में कोट बिगाड़ करने? हाँ नहीं नहीं मम्मा, मां मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो कामिनी ने बानी को उसकी बात भी पूरी नहीं करने दी और उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचा। रानी दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करने वहां आए। कामिनी ने एक छोटी बाल्टी में ठंडा पानी लिया और रानी के ऊपर डाल दिया। अचानक से ठंडा पानी डालने से रानी बुरी तरह से कांप गई। आज के बाद मेरा नुकसान करने से पहले कई दफा सोचना। अभी तो यह पानी ठंडा है, अगली बार मैंने ऐसा कुछ देखा तो तेरे ऊपर गर्म पानी डालूंगी। लगता है नौकरानी पर फिर से डांट पड़ रही है। पड़ेगी क्यों नहीं, एक काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से हमारा नुकसान भी करा देती है। मैं तो कहती हूं कि डांट के साथ इसकी मार भी लगानी चाहिए और मैं उसे पॉपकॉर्न खाते हुए देखूंगी। इसमें तो बहुत मजा आएगा। दीदी, मैं भी एक बार आपको पीटते हुए देखना चाहता हूं। जहां दीपक और तनु आराम से सोफे पर बैठकर पिज्जा बर्गर खाते हुए टीवी देख रहे थे, वहीं रानी बाथरूम में गीले कपड़ों में बैठी रो रही थी। कामिनी ने रानी को बाथरूम में ही बंद कर दिया और उसे खाना भी नहीं दिया। दीपक, तन्नू बेटा, आज घर में खाना नहीं बनेगा। तुम कहो तो तुम दोनों के लिए मैं बाहर से खाना मंगवा दूं। अरे मम्मी, हमने तो खाना खा भी लिया। जब आप बाथरूम में नौकरानी को डांट रही थी तब हमने पिज्जा बर्गर मंगवा कर खा लिया था। अरे वाह, तुम दोनों ने बहुत अच्छे काम किया। मैं तो खामखा परेशान हो रही थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूं। नौकरानी को बाथरूम में ही बंद करके रखना, लेकिन याद रहे अपने पापा के आने से पहले उसे बाहर निकाल देना, वरना तुम्हारे पापा हमें घर से बाहर निकाल देंगे। मम्मी, आप तो हमें ऐसे समझा रही है जैसे हम दोनों छोटे बच्चे हैं। आप जाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। मुझे पता है मेरे बच्चे होनहार है, लेकिन मां की तो आदत होती है बच्चों को समझाने की, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूं। इतना कहकर कामिनी बाजार से शॉपिंग करने के लिए निकल गई। वहीं रानी अभी भी बाथरूम में ही बंद थी। मां, आप मुझे यहां से ले जाती क्यों नहीं है? पापा, आप मुझे इस सब से बचाते क्यों नहीं? आप दोनों तो मुझसे इतना दूर जाकर बैठ गए हो कि मैं पूरी कोशिश के बाद भी आप तक नहीं पहुंच सकती। रानी रोते हुए अपनी मां बाबा को याद करते हुए अकेले में बैठी हुई बातें कर रही थी। वहीं तनु और दीपक दरवाजे से कान लगाकर उसकी सारी बातों को सुन रही थी। यह नौकरानी अकेले में बैठकर किससे बातें करती है? मुझे तो इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। रात दिन सिर्फ रोती ही रहती है। अगर ऐसा है तो हम इसके रोने धोने को किसी और चीज में बदल दें। इतना कहकर तनु ने दीपक से पटाखे लाने को बोला। उन्होंने पटाखों को जलाकर बाथरूम के दरवाजे के नीचे से अंदर फिसल दिया। कुछ ही देर में तेज आवाज के साथ पटाखा फूटा और रानी जोर से डरते हुए उछली। मां, मां, ये क्या हो रहा है? बाथरूम के दरवाजे से लगातार पटाखे आकर फूट रहे थे, जिनकी हर एक आवाज पर रानी जोर से डरकर चिल्ला रही थी। वहीं दीपक और तनु बाहर खड़े हुए जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने रानी को खोला और रानी बाथरूम से गीले कपड़े, सुर्ख आंख और लाल मुंह लेकर बाहर आई। इस पर भी तनु और दीपक ने उसका खूब हंसते हुए मजाक बनाया।
अच्छू है भगवान, कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे जल्दी से कपड़े बदलकर गर्म पानी पी लेना चाहिए। रानी कपड़े बदलकर गर्म पानी पीने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। बेबस होकर रानी वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। यह रानी के लिए अब नई बात नहीं थी। जब से उसके माम बाप उसे छोड़कर गए, तब से उसे अपने मामा और मामी के साथ रहना पड़ता। उसके मामी और उसके भाई बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसको रोज इसी तरह परेशान किया करते। सुनिए जी, मैं अब इस लड़की के साथ और नहीं रह सकती। आज पता है इसने कपड़े धोने के नाम पर सारे कपड़ों पर ब्लीच गिरा दिया और सारे कपड़े खराब कर दिए। कामिनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके हाथ से बोतल गिर गई हो। उसने जानकर ऐसा नहीं किया हो। मुझे पता था अब उसी की साइड लेंगे। पता है कितनी बार हो चुका है। अभी तक वो घर मजाक जानकर सारे काम बिगाड़ रही है। मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। वो मेरे बच्चों को भी बहुत परेशान करती है और आपके आने पर सीधी बन के कमरे में बैठ जाती है। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। रानी दीदी अपने बड़े होने का हम पर रब जमाती है और हमसे अपने सारे काम करवाती है। देखो, मुझे भी तुम्हारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर हमने रानी को घर से निकाल दिया तो वो रहेगी कहाँ? बाहर की दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो अनाथ है, इसीलिए तुम्हें ही बात को समझना होगा। इस पर कामिनी, तनु और दीपक भी नकली आंसू बहाकर रणधीर से रानी को घर से दूर भेजने को कहने लगे और रणधीर को उनके आगे हार माननी ही पड़ी। अगर तुम्हें रानी इस घर में नहीं चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें रानी की शादी करनी होगी। क्या शादी? इसमें तो बहुत खर्चा होगा। हम इस तरह उस पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो फिर तुम ही सोच लो कामिनी, या तो रानी हम सबके साथ इसी घर में यहीं रहेगी या फिर हमें उसकी शादी करनी होगी। अब रणधीर की बातों में कामिनी उलझ गई। वो रानी को घर से निकालना भी चाहती थी, लेकिन उस पर एक रुपया खर्च भी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन सोचने के बाद उसके दिमाग में एक लालच आया और उसने किसी अमीर घराने में रानी की शादी करवाने की सोची ताकि उसे फायदा हो सके। और कुछ ही दिनों में रानी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। रानी हमारे घर की सच में रानी ही है। हम चाहते हैं कि आप भी इसे हमारी ही तरह पलकों पर बिठाकर रखें। इसके माँ बाप के जाने के बाद हमने इसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। अब यह हमें छोड़कर जाएगी तो हम इसके बिना बहुत दुखी हो जाएंगे। दिल छोटा मत कीजिए कामिनी जी। हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर पराए घर जाना ही पड़ता है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम रानी को ससुराल में रानी नहीं बल्कि महारानी की तरह रखेंगे। कितने सीधे सच्चे लोग लग रहे हैं, या फिर यह भी मेरी मामी की तरह ही नाटक कर रहे हैं। हे भगवान, अब कुछ दिनों ही बाद मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सब कुछ सही रखना। मेरी बहन और भाई साहब के गुजरने के बाद रानी ने हमें ही माँ और बाबा कहकर बुलाया। मुझे उम्मीद है कि आप भी उसके माता पिता ही बनकर उसके साथ रहेंगे। हम बिल्कुल रणधीर जी, रानी हमारी बेटी जैसी ही है। अब इसी तरह रानी का रिश्ता पक्का हुआ और कुछ ही समय बाद रानी दुल्हन बनकर पराई घर चली गई। चलो बला टली, लेकिन इस बला ने हमारे बहुत सारे पैसे खा लिए। मैं इससे सब कुछ वसूल करके रहूंगी। रानी डरती घबराती झिझकती अपने ससुराल पहुंची और वहां पर अपर्णा ने उसका बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश किया। अब यह तेरा ही घर है रानी बेटा, तुझे यहाँ किसी भी चीज से झिझकने या घबराने की जरूरत नहीं। हम तेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। रानी को अपनी सास का स्वभाव काफी पसंद आया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर बना हुआ था कि कहीं उसकी सास भी उसके साथ कामिनी जैसा व्यवहार ना करे। रानी ने कांपते हाथों से अपर्णा के पैर छुए और अपर्णा ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद अरविंद से आशीर्वाद लेकर रानी अपने ससुराल में आई। यह घर तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। यह हॉल और कमरे भी कितने बड़े बड़े हैं। मुझे तो यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है। अरे क्या हुआ रानी,
तुम ऐसे रुक क्यों गई? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूं। ऋतिक रानी को उनके कमरे में लेकर गया। रानी ने कमरे में जाकर देखा कि उनका कमरा उसके घर से हॉल से भी ज्यादा बड़ा था। ऋतिक ने रानी को बाथरूम दिखाया जो कि कमरे से अटैच था। कपड़े बदलकर कुछ देर के बाद ही रानी थक कर सो गई। अरे लगता है यह बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए बिना कंबल ओढ़े ही सो गई। चलो मैं भी सो जाता हूं। कुछ देर में ऋतिक भी सो गया। इसी तरह रात गुजरी और अगला दिन रानी की जिंदगी में एक अलग रोशनी लेकर चढ़ा। हे माता रानी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और सब कुछ अच्छा रखना। अरे रानी, तुम इतनी जल्दी उठ गई। तुम बहुत थकी हुई थी। अगर चाहो तो थोड़ी देर और सो सकती हो। नहीं ऋतिक जी, मेरी नींद पूरी हो चुकी है और मुझे अब थकान भी नहीं है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर रसोई का काम देखना होगा। इतना कहकर रानी तुरंत नहा धोकर रसोई में चली गई। वहीं ऋतिक यह सब देखकर काफी हैरान था। पहली रसोई के लिए सुबह 6:00 बजे उठने से क्या मतलब है? मुझे लगता है कि रानी अपनी रस्मों की भी टेंशन ले रही है। कल भी उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। क्या बात हो सकती है? रानी रसोई में बैठी हुई इंतजार कर रही थी। तभी अपर्णा वहां आई। उसकी चप्पल की आहट सुनकर रानी तुरंत उछल गई। क्या हुआ बहू? तू तो ऐसे डर गई जैसे मैं नहीं बल्कि कोई भूत रसोई में आ गया हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। वो मैंने आपको देखा नहीं था तो अरे बस इसमें इतना घबराने जैसी क्या बात है? मैं तुझे मारूंगी थोड़ी ही ना। वैसे रहनी बेटा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या तुझे खाना बनाना आता है? हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है। आप जो कहेंगी मैं बना दूंगी। वैसे भी मैं रसोई में इसीलिए आई थी। हाँ, इतनी सुबह, वो भी पहली रसोई के लिए। लगता है बहू तू बड़ी ही भोली है। भला इतनी सुबह कौन पहली रसोई की रस्म करता है? अभी तू पहले नाश्ता कर ले। मैं मेड से कहकर तेरे लिए नाश्ता बनवा देती हूँ। इसके बाद अपर्णा रानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर सोफा पर बैठ गई। वहीं मेड उन दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। इतने में अपर्णा रानी से कुछ बातें पूछने लगी। अपर्णा ने देखा कि रानी के चेहरे पर एक घबराहट लगातार बनी हुई थी, जिसे उसे किसी बात का डर हो। कुछ देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और फिर रानी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया। भाभी, आप क्या बना रही हो? मैं आलू पूरी और मटर पुलाव बना रही हूँ और मीठे में खीर। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। नहीं भाभी, मुझे तो आलू पूरी, मटर पुलाव और खीर तीनों ही काफी अच्छे लगते हैं। आपको कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। सुमन को भी रानी का बर्ताव काफी अजीब सा लगा। कुछ देर के बाद रानी ने सारा खाना बना लिया और फिर उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा, जहां सभी लोग पहले से बैठे हुए थे। बहू, क्या सारा खाना बन गया? हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मुझे खाना बनाने में देरी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाऊंगी। बहुत थम जा, तू तो बहुत इतना घबरा रही है। मैं तो यह कह रहा था कि तूने खाना बहुत जल्दी बना दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने कम समय में इतना अच्छा खाना बनाया जा सकता है। अरे भाभी, आप तो ससुराल आकर बहुत ही ज्यादा घबरा रही हैं। आप इतना मत घबराइए, यह आपका ही घर है। रानी को पता था कि सुमन ठीक कह रही है, लेकिन उसके मन में दबे डर को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। दिन के सभी छोटे मोटे काम करने के बाद शाम को रानी अपने कमरे में आकर बैठ गई कि तभी वहां सुमन और रोहित आई। भाभी जी, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, स्नैक्स और ड्रिंक्स। चलिए भाभी, हम तीनों मिलकर एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। क्या मूवी मेरे साथ? कौन सी, कहां पर? भाभी, मूवी कौन सी देखनी है ये आप डिसाइड कर लेना। बाकी हम तो घर पर ही मूवी देखने वाले थे। आज फ्राइडे नाइट है ना? पर मैं, अरे कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको आराम करना है तो आप आराम कीजिए। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ भाभी, अगर आपको हमें किसी चीज से मना करना हो तो बेझिझक मना कीजिए। हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे।
इतना कहकर सुमन और रोहित वहां से चले गए। वहीं रानी को अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल में सब, मुझसे कितनी प्यार से बात कर रहे हैं, फिर भी ना जाने क्यों मैं यहां इतना ज्यादा घबरा रही हूं। मुझे अपनी इस घबराहट पर कंट्रोल करना होगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरे और अब रानी को अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ा घुल मिल रही थी। रानी दोपहर का खाना खाकर कुछ देर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी देखकर रानी की घबराहट फिर से वापस लौट आई। अरे नहीं माँ जी, मुझे क्यों फोन कर रही है? क्या मुझे फोन उठाना चाहिए? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? रानी ने घबराते हुए फोन रिसीव किया तो अचानक उसके कानों में कामिनी की कड़वी आवाज चुप। अरे ओ करमजली, भांग पीकर सो रही थी क्या जो इतनी देर में फोन उठाया? या फिर लगता है पैसे वाले घर में जाकर तू कुछ ज्यादा ही खुश है, इसीलिए तो तूने घर पर एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ थकी हुई थी। यह ऐसा नहीं वैसा नहीं। चोर, तू मुझे यह बता कि कल मेरी बेटी तनु को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए तू आज ही सामान पैक करके घर आ जा। सारा काम तुझे ही देखना है। और हाँ, अपने महंगे जेवर और कपड़े जरूर लेकर आना। जी माँ, मैं आज शाम तक ही घर पर आ जाऊंगी। शाम को रानी ने ऋतिक को इस बारे में बताया और फिर ऋतिक रानी को कुछ दिन के लिए उसके मायके छोड़ने गया। ऋतिक वहां सोफे पर बैठा था और किसी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया। अरे कैसे लोग हैं यह! ना तो इन्होंने मुझसे कुछ बात की और ना ही हमारा स्वागत किया, बल्कि आते ही रानी को रसोई के कामों में लगा दिया। जमाई जी, अब रानी कम से कम कुछ हफ्ते तो हमारे साथ ही रहेगी। तनु के रिश्ते वाले आ रहे हैं और रानी की इस घर में काफी कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए हमारी बेटी रानी को कुछ दिन हमारे साथ ही रहने दीजिए। अगर आपको कुछ देना हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। नहीं, मुझे रानी को कुछ नहीं देना है। अब तो जो भी देना है मैं चलता हूं, आप उसका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर ऋतिक वापस लौट गया। वहीं काम का इस बात पर मुंह बन गया। इतना अमीर होकर भी कुछ देकर नहीं गया, कम से कम अपनी साली को ही कुछ दे जाता। मां, अतिक जी चले गए क्या? हाँ नौकरानी, तेरा पति गया अपने घर, वो भी बिना कुछ दिए। अब यह बता कि तू अपने साथ क्या लाई? अपने जेवर और कपड़े लाई है या नहीं? मां, मैं ससुराल से सब कुछ दिन रहने के हिसाब से ही सामान लेकर आई हूं। कुछ दिन हाँ, बड़ा मन लग रहा है तेरा उस अमीर घर आने में। हाँ, जो घर वापस आने पर तेरे पैर यहां आसानी से नहीं टिक रहे। कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी हमने ही की है। हम चाहे तो उसे खत्म भी कर सकते हैं। वहां जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना पैसा हमने तेरी शादी में खर्च किया, उससे 2 गुना हम तुझसे वसूल करके रहेंगे। चल अब दिखा तू क्या लेकर आई है। रानी ने डरते हुए कामिनी के हाथ में अपना बैग दे दिया, जिसमें कुछ नई साड़ियां और कुछ महंगे गहने थे। यह देखकर कामिनी और तनु की आंखें चार हो गई। हे भगवान, ये नौकरानी वहां इतने अच्छे कपड़े और गहने पहन रही है और यहां हम सीधे साधे कपड़ों में समय काट रहे थे। मां, आखिर हमने ही तो इसे ऐसे ससुराल में भेजा है ना, तो ये गहने और कपड़े ये सही मायने में हमारे ही हैं। हाँ तन्नू बेटा, तेरे रिश्ते वालों के सामने हम यही साड़ी और गहने पहनेंगे। इससे सब हमें देखकर हैरान रह जाएंगे और तू नौकरानी, तू इन्हीं कपड़ों में रहेगी। समझी, कोई जरूरत नहीं है तुझे तैयार होने की। घर में तुझे ही सारा काम देखना पड़ेगा। रानी अपनी चीजों पर अपनी मामी और बहन को खूब खुश होते हुए देख रही थी, लेकिन उसके मन में इन सब चीजों का कोई लालच नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला। इसके बदले वह कुछ भी देने को तैयार थी। अब रानी को पूरे घर की सफाई करनी पड़ी, साथ ही उसे अपने पैसे खर्च करके नाश्ते के सामान का भी इंतजाम किया। हाय, इन गहनों में तो बिल्कुल मैं माधुरी दीक्षित लगूंगी। और यह साड़ी कितनी सुंदर है। काश मेरी भी ऐसी अमीर घराने में शादी होती तो मैं आज पैसों में खेल रही होती। यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती मां। आपने उस नौकरानी के लिए तो इतना अच्छा ससुराल ढूंढ लिया और मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं देखा।
अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा? अगर तुझे इसके ससुराल जितने अमीर लोग नहीं मिले तो मैं इसका सब कुछ तुझे ही देने वाली हूं। अब देख, मैं तुझे इसके पैसों पर कैसे रानी बनाती हूं। मेरी असली रानी तो तू ही है ना। इस पर तनु खुशी से हंसने लगी। उसे देखकर कामिनी भी जोर जोर से हंस पड़ी। वहीं रानी घर के सारे काम संभाल साल कर थक चुकी थी। शाम को तनु को देखने रिश्ते वाले पहुंच गई, जिनके सामने दोनों माम खूब बंद संवर कर गई। वहीं रानी ने सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और वह सभी की खातिरदारी में लगी हुई थी। अरे कामिनी जी, यह कौन है? क्या आपकी एक और बेटी है? इसके बारे में तो आपने जिक्र ही नहीं किया, जबकि इसने तो सिंदूर मंगलसूत्र भी पहना हुआ है। क्या आपकी एक शादीशुदा बेटी भी है? अरे अरे बिल्कुल नहीं, यह मेरी बेटी नहीं है, यह तो मेरी नौकरानी है। रानी को अपने बारे में ऐसा सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन वो कामिनी से कोई और उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि कामिनी के लिए वो हमेशा नौकरानी ही रहेगी। अरे वाह कामिनी जी, आपकी काम वाली तो काफी अच्छे हलिया में है। अरे मैं तो ऐसी ही हूं। मैं तो अपनी नौकरानियों को भी घर में रानियों की तरह ही रखती हूं। मैं कभी किसी को नीचा नहीं समझती और सभी को एक जैसा सम्मान देती हूं। रिश्ते वालों को कामिनी के बारे में कोई बात पता नहीं, इसीलिए वह कामिनी को काफी अच्छा समझ रहे थे। वहीं रानी के दिल पर जो बीत रही थी वह सिर्फ उसे ही पता था। रिश्ते वाले तनु को पसंद करके चले गए और अब कुछ दिन बाद तनु की सगाई पक्की हो गई। सुन नौकरानी, अब कुछ दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है। मेरी बेटी के लिए खूब अच्छे कपड़े और गहने लेकर आने हैं तुझे। अपने पति से कुछ पैसे लेकर मुझे दे। मुझे अपनी बेटी की शॉपिंग करानी और सगाई के दिन तक तू यहीं रहने वाली है। और हाँ, अपने ससुराल वालों को बता देना कि मुझे सिर्फ महंगे गिफ्ट्स ही चाहिए। माँ, मैं आपको कपड़े गहने दे सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाकर ससुराल में भी कुछ देखना है। मैं सगाई तक यहाँ नहीं रुक सकती। माँ ये नाटक कर रही है। वहां तो सारा काम नौकर चाकर ही करते हैं, तो फिर इसे कौन सा काम करना है? मुझे पता है कि इससे अपने अमीर घराने को छोड़कर यहां रहा नहीं जा रहा। तू चिंता मत कर बेटा, यह आई है मेरी मर्जी से तो जाएगी भी मेरी मर्जी से ही। अब रानी को अपने मायके आए हुए लगभग 1 महीना होने वाला था और इस बीच उसकी हालत पहले जैसी ही हो गई। कामिनी उससे दिन भर काम करवाया करती और खुद अपनी बेटी के साथ उसके पैसे लेकर शॉपिंग करने जाती। वहीं उसके ससुराल वालों को रानी का इतने दिन तक मायके रहना अजीब लग रहा था। ऋतिक, जरा बहू को फोन तो कर, 1 महीना होने को जा रहा है, उससे अभी तक बात भी नहीं हुई। आखिर बहू मायके में इतना लंबे समय क्यों बिता रही है? माँ, वो भाभी का घर है, उनका वहां मन लग रहा होगा, इसीलिए वह जल्दी आना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। तनु की सगाई है, इसलिए उसकी मामी ने उसे वहां रोका हुआ है। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझसे भय शून्य भी मांगे थे। मुझे लगता है रानी कुछ छुपा रही है। तू ठीक कह रहा है ऋतिक। बहू का यहाँ पर भी बर्ताव काफी अजीब था। वो हर समय डरी डरी और सहमी सी रहती थी। लेकिन माँ, ऐसी क्या बात हो सकती है जो भाभी हमसे छुपा रही है? इस बात का अभी किसी को अंदाजा नहीं था। कुछ दिन बाद कामिनी ने रानी को उसके ससुराल वापस भेज दिया। वहीं कामिनी की हालत देखकर अपर्णा हैरान रह गई। बहू, कितनी कमजोर लग रही है तू। क्या हुआ तुझे? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं थी? क्या इसीलिए ही तू मायके में इतने दिन रुकी? नहीं मां जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस तनु की सगाई है, इसीलिए घर का काम ज्यादा था, बाकी कुछ और वजह नहीं है। लेकिन भाभी, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? आप बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। काम कीजिए, लेकिन लिमिट में। रानी मुस्कुराकर सुमन और अपर्णा की बात मानकर अपने कमरे में चली गई और जिस काम के लिए कामिनी ने उसे वापस ससुराल भेजा था वही सब करने लगी। कुछ ही देर में कामिनी का फोन भी आ गया। हेलो। हाँ माँ। हाँ, मैं कमरे में ही हूं। कमरे में है तो जल्दी से वो काम कर जिसके लिए मैंने तुझे भेजा है। जल्दी से अपने सारे महंगे कपड़े, गहने और कैश एक बैग में डाल और फिर ठीक 2 दिन बाद घर वापस आ जाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं सब लेकर आ जाऊंगी, बस आप कुछ मत करिएगा। रानी ने अपनी अलमारी से अपने सारे कपड़े,
गहने और पैसे लिए और उन्हें एक बैग में रख दिया। अगले दिन सुबह रानी को काफी तेज बुखार होता हुआ, जो कि उसे काम की थकान और कमजोरी से हुआ। रानी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आखिर तुमने इतना काम किया ही क्यों? हाँ, एक तो इतनी कमजोर हो गई हो, ऊपर से अपने मायके का सारा काम अकेले ही करती हो। बहू, अगर तू कहे तो क्या मैं तनु और कामिनी जी को तेरे पास बुला लूं? इससे तेरा मन बहल जाएगा। नहीं मां जी, मां अभी बिजी होंगी, आप मेरे लिए उन्हें परेशान मत कीजिए। अरे ऐसा भी क्या काम हाँ कि अपनी बीमार बेटी को देखने भी ना आए। मैं अभी उन्हें फोन करती हूं, वो तुझसे मिलने आ जाएंगी। इसके बाद अपर्णा ने कामिनी को फोन करके उसे रानी के पास बुलाने को कहा, लेकिन कामिनी ने अपनी ही तबीयत खराब का बहाना बनाते हुए वहां आने से मना कर दिया, जिस पर रानी के ससुराल वालों को काफी अजीब लगा। कोई बात नहीं मां जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेरी तरफ से तनु के लिए शॉपिंग कर लाइए। 2 दिन बाद तनु की सगाई है, अब मैं तो नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बहू, बिल्कुल तेरे लिए, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? तू इस सब की टेंशन मत ले, तू सिर्फ आराम कर, यह सब तो हम संभाल ही लेंगे। रानी ने अपनी सास का शुक्रिया किया। उसके बाद अपर्णा और सुमन तनु की सगाई की शॉपिंग करने चली गई। उनकी कार सीधा एक बड़े शोरूम के आगे जाकर खड़ी हुई, जहां सिर्फ अमीर लोग ही सामान लेने आया करते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां अपर्णा ने कामिनी को तनु के साथ शॉपिंग करते देखा। अरे समधन जी तो कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, फिर यह यहां शॉपिंग करने कैसे चली आई? सच कहूं मां, मुझे तो इन पर बहुत पहले शक है, यह कुछ तो हमसे छुपा रही हैं। लेकिन इससे पहले अपर्णा कामिनी से कुछ पूछ पाते ही कामिनी रिक्शे में बैठकर निकल गई। लेकिन अपर्णा ने सोच लिया था कि वो सच्चाई जानकर रहेगी। अगले दिन रानी ने ऋतिक से फिर मायके जाने को कहा। क्या? लेकिन तुम अभी तो गई थी रानी, इतनी जल्दी क्यों मायके जाना चाहती हो? हम सीधा तनु की सगाई के दिन भी तो जा सकते हैं। ऋतिक जी, मुझे घर जाकर बहुत से कामों को देखना है, इसीलिए मुझे पहले ही घर जाना पड़ेगा। ऋतिक ने रानी से ज्यादा बात ना करते हुए उसे दोबारा मायके छोड़ दिया। लेकिन अब तिक को रानी की चिंता हो रही थी। मायके पहुंचते ही कामिनी ने रानी से उसके सामान का बैग अपने पास रख लिया। मां जी, इसमें मेरा भी सामान है जो मैं कल तनु की सगाई पर पहनने वाली हूं। तनु की सगाई पर तू सिर्फ वो पहनेगी जो मैं तुझे दूंगी। कामिनी ने रानी के महंगी साड़ी और गहने लिए और बदले में उसे एक सस्ती साड़ी और हल्के फुल के गहने दे दिए, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अगले दिन तनु की सगाई पर रानी ने ही पूरे घर की सफाई करके उसको सजाया। इस नौकरानी के होते तो मुझे किसी से कोई काम करवाने की जरूरत ही नहीं। कितने पैसे भी बच गए और घर भी सज गया। बस इसके मामा की नजर इस पर ना पड़ जाए, मुझे इस बात का ठीक से ध्यान रखना होगा। रणधीर भी बेटी की सगाई पर कामों में काफी बिजी था, इसलिए उसने रानी को देखा तक नहीं। शाम को सभी मेहमान घर में इकट्ठा हो गए, जिनमें रानी के ससुराल वाले शामिल थे। रानी को अपनी बहन की सगाई पर इतने सिंपल कपड़े पहने देख अपर्णा हैरान होकर उसके पास पहुंची। बहू, तू ठीक से तैयार क्यों नहीं हुई? आज तेरी बहन की सगाई है और तू रोज से भी हल्के कपड़े पहने हुए है। वो मां जी घर का काम तो मुझे ही संभालना है ना, मुझे थकान है ना, इसीलिए मैंने हल्के कपड़े पहन लिए। रानी, सच सच बताओ, बात क्या है? तुम्हारी हर बात में मुझे झूठ और डर नजर आता है, तुम क्या छुपा रही हो? इससे पहले रानी कुछ और बोल पाती, तभी वहां तनु की होने वाली सास अर्चना आ गई। अरे आप तो अपर्णा जी हैं ना, हमारे शहर के सबसे अमीर परिवार के सदस्य। आप यहाँ छोटे से फंक्शन में क्या कर रही हैं? यह मेरी बहू का मायका है और मैं अपनी बहू की बहन की सगाई में आई हूँ। आप बताएं, आप कौन हैं? मैं तन्नू के होने वाली सास हूँ। लेकिन अभी आपने क्या कहा कि आपकी बहू का मायका है, लेकिन तन्नू की तो कोई बहन ही नहीं है, उसका तो बस एक भाई है ना। यह आप क्या कह रही हैं? आपको यह भी नहीं पता कि आपकी होने वाली बहू की एक बड़ी बहन भी है
और यह कितने दिन से उसकी सगाई के लिए घर में मेहनत कर रही है। यह है मेरी बहू रानी। अपर्णा की बात सुनकर अर्चना ने रानी की तरफ देखा, जो कि मुंह लटकाए हुए खड़ी हुई थी। क्या यह आपकी बहू है? लेकिन कामिनी जी ने तो बताया कि उनकी नौकरानी है। अर्चना का इतना बोलना रानी के ससुराल वालों का खून खौलाने के लिए काफी था। वहीं रानी की आंखों से अब आंसू बहने लगे। रानी को लगा कि अब सब कुछ खराब हो जाएगा। ये आप क्या बोल रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अरे आप नाराज मत होइए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे जो कामिनी जी ने बताया मैंने बोल दिया। इसके बाद अपर्णा ने कामिनी को अपने वहां बुलाकर उसे सारा सच उगलवाया। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक अनाथ बच्ची, जिसके मां बाप बचपन में ही गुजर गए, उसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा। माफ कर दीजिएगा कामिनी जी, लेकिन मैं तो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ बिल्कुल नहीं करने वाली। मुझे अगर यह सब पहले से पता होता तो मैं कभी आपसे रिश्ता ही नहीं जोड़ती। इसी तरह घर में सारे मेहमान भी जाने शुरू हो गए। वहीं कामिनी अब नौ आंसू रो रही थी। आप जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब भुगतिए अपनी करनी का नतीजा। इतना कहकर रानी के ससुराल वाले उसे अपने साथ लेकर चले गए। पूरा घर खाली हो गया और अब कामिनी और तनु को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो आज उनके साथ भी ऐसा नहीं